सूत्रों के हवाले से खबर ये कि आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव की राज्यसभा उम्मीदवारी पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लालू राबड़ी परिवार का सबसे बड़ा चेहरा। 36 साल के तेजस्वी यादव इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी पाटलिपुत्र से सीधे इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब भी चौंकाने वाला जब फैसला लिया है तो कई बार लोगों को असहजता का सामना करना पड़ा है। चर्चा है कि तेजस्वी आरजेडी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन के साथी दल उनका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या आंकड़े तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं? बिहार विधानसभा में महागठबंधन के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि बिहार असेंबली में आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के 2 एमएलए हैं, सीपीएम और आईआईपी का 1-1 विधायक है। इन सबको मिला दें तो संख्या 35 तक पहुंचती है। जबकि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए। मतलब ये कि महागठबंधन के बाकी दलों के समर्थन के बावजूद तेजस्वी यादव के पास राज्यसभा में जाने के लिए जरूरी 41 वोटों में 6 की कमी है। यानी तेजस्वी के पटना से दिल्ली जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। ऐसे प्रयोग कभी सफल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के सभी 35 विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन जुटाते हैं तो फिर बात बन सकती है। सुनने को तो ऐसा भी मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो तेजस्वी जी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि ओवैसी की पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसके लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान 2 दिन पहले समर्थन मांगने के लिए तेजस्वी यादव से मिलने भी गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल सवाल यही है कि राज्यसभा के तौर पर ही जाने के लिए तेजस्वी यादव की दावेदारी क्या इतनी आसान होगी? पटना से दिल्ली का उनका ये सफर क्या इतना आसान होगा? इस खबर को जरा समझिए। तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर तेजस्वी का दावा कितना दमदार है, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी के नाम पर सहमति बनाने के लिए महागठबंधन में इस वक्त चर्चा भी है। ऐसे में अगर आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर दावा ठोकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आंकड़े क्या तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं। और बिहार विधानसभा जो आंकड़ा इसका है वो बताता है कि विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं, महागठबंधन के 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और मायावती के बीएसपी के 1 विधायक को मिला दिया जाए तो कुल योग जो है वो 243 तक पहुंचता है। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला भी समझना जरूरी है कि सीटों का गणित क्या कहता है। तो ये बताता है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें 1 जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों में भाग दे दिया जाता है। ऐसे में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक 5 सीटें खाली हो रही हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या 6 हो जाएगी। इस 6 से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में भाग देंगे या डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या होगी 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है, इतना होना चाहिए। चूंकि एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए, ऐसे में एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें तो पक्की हैं जो अभी उसके पास है। बिहार विधानसभा में बीजेपी की बात करें तो 89 विधायक हैं, यानी 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा हैं। मतलब ये कि एनडीए की 4 सीटें तो पक्की हैं, 2 बीजेपी की और 2 जेडीयू की।
अब बची 5वीं सीट, जिसे लेकर चुनावी जद्दोजहद इस वक्त बेहद तेज है, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं। आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6, सीपीआई-एमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईआईपी की 1 सीट, यानी कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 सीटें कम। अब अगर आरजेडी यानी कि तेजस्वी को 5वीं सीट चाहिए तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन भी उतना ही जरूरी है जुटाना उन्हें। यानी आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो आरजेडी को राज्यसभा में जाने के लिए, तेजस्वी को पहुंचाने के लिए महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन चाहिए। लेकिन यहां तो राज्यसभा की 5वीं सीट पर एआईएमआईएम ने अपना ही एक अलग दावा ठोका हुआ है। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। बिना ओवैसी के समर्थन के कैसे महागठबंधन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब ये तो जरूर है कि तेजस्वी की राह इतनी आसान नहीं लगती है। अब सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे तो विधानसभा में आरजेडी की अगुवाई और राघोपुर का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है? तो यहां भी एक चौंकाने वाला नाम ही सामने आया। जिसका नाम सामने आया है उसे जरा समझिए। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार की सबसे खुशहाल तस्वीर है। लालू प्रसाद की राजनीति के सियासी वारिस तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री और उनके 2 प्यारे बच्चे। शादी से पहले राजश्री रिचेल हुआ करती थी। शादी के बाद लालू प्रसाद ने राजश्री नाम रख दिया और राजनीति में राजश्री रम भी गई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी जब दिल्ली की राजनीति करेंगे तो राजश्री राघोपुर का प्रतिनिधित्व और फिर विधानसभा में आरजेडी की अगुवाई करेंगी। स्पष्ट है कि भाई तेजस्वी जी को मालूम है कि जो पाप किया है उन्होंने, अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए वो विधानसभा राघोपुर से अपने पत्नी को चुनाव लड़ाकर राजद का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। जैसे ही ये चर्चा तेज हुई, बिहार का सियासी पारा हाई हो गया। एनडीए नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। यह साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब पूरी तरह परिवारवाद की गिरफ्त में है। राज्यसभा की चर्चा हो या राघोपुर की सीट, हर जगह सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा दिखता है। दरअसल तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं। अगर तेजस्वी राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तो फिर राघोपुर की सीट खाली हो जाएगी। ऐसे में राघोपुर में उपचुनाव होगा। सूत्र बताते हैं कि राघोपुर सीट के उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को आरजेडी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे आरजेडी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज जरूर है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल, अगर तेजस्वी दिल्ली की राजनीति करेंगे तो फिर बिहार की और आरजेडी की अगुवाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए समझना जरूरी है कि बिहार की राजनीति में राशि की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है, इसे जरा समझिए। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी राज्यसभा गए तो राघोपुर सीट खाली हो जाएगी। जो सीट खाली होती है उस पर उपचुनाव होता है। तेजस्वी राज्यसभा गए तो राघोपुर में उपचुनाव होगा। राघोपुर से आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं राजश्री यादव। एनडीए नेताओं के आरोप हैं कि आरजेडी परिवारवाद वाली पार्टी है। अब भी आरजेडी में अगर कुछ है तो वो परिवारवाद ही हावी है। एनडीए नेता कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद जेल जाने लगे तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब तेजस्वी के राज्यसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है तो वो भी पत्नी राजश्री यादव को विधायक बनाएंगे। हालांकि राजश्री के नाम को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी हुआ नहीं है। आरजेडी की ओर से कुछ कहा नहीं गया इसे लेकर। और चलिए अब शराबबंदी, शराब, ये 2 शब्द हाल के दिनों में बिहार में काफी चर्चा में है। शराब की अवैध बिक्री और कानून को ठेंगा दिखाने की तस्वीरें भी आपने लगातार देखी होंगी।
कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई समस्तीपुर से, जहां एक बार फिर से खाकी पर शराब माफिया भारी पड़ते नजर आए। आखिर क्यों शराबबंदी वाले प्रदेश में माफिया को कानून का खौफ नहीं है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के डुमैनी गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर शराबबंदी की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप छोड़ दीजिए सर। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद एवं मद्य निषेध टीम के प्रभारी अफरोज आलम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। टीम ने मौके पर 30 लीटर देसी शराब जब्त की। साथ ही शराब बनाने का पूरा सेटअप, चूल्हा, तसली, गैस सिलेंडर और कई उपकरण भी जब्त किए गए। साथ ही वहां बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान मुख्य आरोपी हरेंद्र पासवान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे वाहन में बिठाकर थाने की ओर ले जाना शुरू ही किया, लेकिन तभी ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस वाहन को घेर लिया। हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। भीड़ ने आरोपी को जबरन वाहन से उतारकर वहां से भगा दिया। पुलिस टीम पर भी हमला हुआ। ये घटना बताती है कि शराबबंदी के नाम पर कानून का उल्लंघन सिर्फ छिपकर नहीं, बल्कि खुलेआम और पुलिस के सामने भी हो रहा है। कानून व्यवस्था के लिए यही चुनौती भी बन रहा है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल कई हैं, क्यों बार बार पुलिस पिट जाती है? शराब की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हमले क्यों होते हैं? इस खबर को समझना जरूरी है। देखिए, बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। ये साल 2016 का था जब पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का धंधा यहां जारी है। शराबबंदी के बाद पुलिस पर हमले जो है वो बढ़ गए। शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ज्यादा हमले की घटनाएं सामने आई हैं। जानकार ये मानते हैं कि शराब का अवैध धंधा कुछ पुलिस वालों की मिली भगत से चलता है। शराब कारोबारी धंधे के लिए पुलिस को पैसा देते हैं। पैसा देने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस से डरते नहीं हैं। पुलिस पकड़ने जाती है तो हमला किया जाता है और समय समय पर पुलिस पर हमले की खबरें भी सामने आ जाती हैं। और चलिए अब रुख करते हैं दूसरी खबर का, जिसमें जमुई में रिसेप्शन पार्टी में जश्न के दौरान फायरिंग ने एक महिला डांसर को गहरे जख्म दे दिए। डांस के दौरान मंच पर गोलियों का छर्रा महिला डांसर के चेहरे पर जाकर लग गया। घायल महिला डांसर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मंच पर गोलियां दागना दूल्हे के परिवार को भारी पड़ गया। पुलिस दूल्हे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिसेप्शन पार्टी का ये वही पंडाल है जहां रात में पार्टी के दौरान जमकर फायरिंग हुई। पंडाल की ये तस्वीरें बता रही है कि शादी के जश्न में किस तरह से गोलियां गूंजी होंगी। अब इस तस्वीर को जरा देखिए। अस्पताल में पड़ी महिला डांसर का चेहरा झुलसा हुआ है। डांसर के चेहरे पर कारतूस के छूटे बारूद के छींटे पड़े हैं और चेहरा झुलसा हुआ है। दरअसल जमुई के लोहरा गांव में रिसेप्शन की पार्टी में मनोरंजन के लिए डांस कार्यक्रम भी रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान जब महिला डांसर स्टेज पर प्रस्तुति दे रही थी, तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई थी। बंदूक से निकली गोलियों का छर्रा सीधे डांसर के चेहरे पर जा लगा। डांसर पूनम पिछले 2 साल से डांस करती है, लेकिन जमुई की रिसेप्शन पार्टी ने उन्हें गहरा जख्म दे दिया। गुड टाइम को पैसा दिया था, हम उधर ही नाच रहे थे, तो उतने में पता नहीं किस टाइम पे गोली चला दी, एकदम से ऐसा लग गया। हाँ, चला था। पता चला कौन चलाई इसके बारे में पता है? ये क्या चीज? लड़कों के पास था उनका नाम, पता नहीं कौन सा। दो लड़के के पास गन था। 2-3 लोगों के पास। शादी की रिसेप्शन पार्टी में लोगों को फायरिंग करना भारी पड़ गया। पुलिस दूल्हे समेत फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। जांच में ये बात सामने आई है
कि 3 से 4 युवकों ने जश्न की रात फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बड़ा सवाल है कि जश्न में फायरिंग करने वालों का आखिर इलाज क्या है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो क्यों जश्न में रंग में भंग डाला जाता है, क्यों उस दौरान फायरिंग की जाती है और जानलेवा ठाए वाले जश्न को समझना जरूरी है। देखिए, बिहार में शादी विवाह का मौसम चल रहा है। शादी विवाह में फायरिंग एक बीमारी की तरह फैल चुका है। जश्न के नाम पर हवाई फायरिंग की जाती है। कई लोग नशे में फायरिंग करते हैं, जो मौजूद लोग होते हैं वो नशे में होते हैं और उस दौरान फायरिंग करते हैं। जश्न के नाम पर भी की गई फायरिंग कई बार जानलेवा साबित होती है। ठाए वाले जश्न के चक्कर में बेगुनाहों की जान चली जाती है। हालांकि शादी विवाह में फायरिंग करना गैर कानूनी है। कई बार ऐसे मामले में कार्रवाई होती है, लेकिन घटनाएं थम नहीं रही हैं। और चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन आ चुकी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी अभियान को तेज कर दिया है, लेकिन जमीन के नीचे बिछी मौत की आईडी एक बड़ी चुनौती बन रही है, जो नक्सलियों के खात्मे के बाद भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो रहे हैं। जी हां, नक्सलवाद के खात्मे की जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इस बीच जमीन के नीचे बिछी मौत की आईडी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। सारंडा में खुद को बचाने के लिए नक्सली मेडिकल वेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। जरा सा भी भार पड़ने पर यह ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। जो नक्सली संगठन तो बहुत कमजोर हो गया है, वो लगभग खत्म ही हो गया है। बहुत कम लोग हैं बचे हुए हैं, किसी तरह का वो रह रहे हैं। ये लोग अपना बचाने के लिए, पुलिस बल को नुकसान पहुंचवाने के लिए कई जगह पर आईईडी वगैरह लगा रखे हैं। जंगल में कई जगह पर लगा रखे हैं। इंटीरियर जंगल में आप देखे होंगे कि पहले कुछ जो हाथी वगैरह का भी मृत्यु हो गया था। जानकारी के मुताबिक नक्सली अब सीधे मुठभेड़ से बच रहे हैं और अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए आईईडी का सहारा लिया जा रहा है। नक्सली अपने संभावित ठिकानों और सुरक्षित जोन के आसपास बड़ी संख्या में आईईडी प्लांट कर रहे हैं, जिसके शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। मेडिकल वेस्ट का भी नक्सली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने से आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। बहरहाल नक्सलियों के खात्मे के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होगी इलाके को सैनिटाइज करना, क्योंकि जगह जगह आईईडी प्लांट है और वो बड़ी घटना की वजह बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो स्ट्रेटेजी बनाई गई वो जमीन पर उतर रही है और सफल हो रही है, और यही वजह है कि अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है। लेकिन नक्सलियों ने अपनी आत्मरक्षा में जिस स्ट्रेटेजी के तहत आईईडी को जमीन के नीचे प्लांट किया है, वही आईईडी इस वक्त यहां सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। अब ऐसे में खबर को समझना बेहद जरूरी है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है इस वक्त की जा रही है, ताकि नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। सुरक्षा बल लाल आतंक के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली अब तक मारे गए हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया। नक्सली संगठनों के बड़े बड़े कमांडर तक मारे गए। नक्सल मूवमेंट एक तरह से अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। बचे हुए नक्सली खुद को बचाने के लिए आईईडी बिछाते हैं। कई बार सुरक्षा बल के जवान इसी आईईडी की चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों के लिए इससे बचना एक बड़ी चुनौती है, और इसीलिए अब इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है, इस आईईडी को डिटेक्ट करने को लेकर, और तब नक्सलियों तक पहुंचने की कवायद तेज है। बात करेंगे पवन सिंह की, तो पवन सिंह पर खेसारी लाल यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। राज्यसभा जाने की खबरों पर खेसारी लाल की तरफ से एक बड़ा बयान पवन सिंह को लेकर, जिसमें खेसारी लाल ने पवन सिंह को बधाई दी। राज्यसभा वो जाएं
मैं बधाई देता हूं, बेहतर काम करें। मैं जहां हूं, यानी खेसारी खुद को कह रहे हैं कि मैं जहां हूं बहुत खुश हूं, मुझे यहीं रहना है। चलिए बधाई है उनको, जाए बेहतर काम करे। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और मुझे यही रहने दीजिए।